अच्छा जी, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें अगर हम रिक्वायरमेंट की तरफ जाएं, सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन है 25 मार्क्स का। और अगर हम रिक्वायरमेंट को देखें तो हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट जो है उसमें हमें चार्जेबल गेन और चार्जेबल गेन कैलकुलेट करना है सिंपल, रोल ओवर रिलीफ इग्नोर करने के बाद। दूसरी रिक्वायरमेंट के अंदर हमें रोल ओवर रिलीफ पे बात करनी है। तीस और एक और रिक्वायरमेंट इसमें कैपिटल अलाउंसेस पे बात करनी है। और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है उसमें हमें ग्रुप के टैक्स इश्यूज के बारे में बात करनी है, वीएटी के बारे में बात करनी है। तो बेसिकली ये तीन इश्यूज इसके अंदर कवर हो रहे हैं। अच्छा, रोल ओवर रिलीफ के बारे में यहाँ पे बताया हुआ भी है, द अवेलेबिलिटी ऑफ रोल ओवर रिलीफ। रोल ओवर रिलीफ क्या होता है? जब हम कोई एसेट सेल करते हैं, एक एसेट हमने सेल किया, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी हो, दोनों पे ये रूल अप्लाई होगा। एसेट सेल किया और उससे जो पैसा आया, जो प्रोसीड आई, वो प्रोसीड उठा के किसी दूसरे एसेट में री इन्वेस्ट कर दी, प्रोवाइडेड दैट कि जो बेचने बिकने वाला एसेट है वो और जो खरीदने वाला एसेट है वो दोनों क्वालिफाइंग एसेट होने चाहिए। अब क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन जो है उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग आती है, फिक्स प्लांट एंड मशीनरी आती है और गुडविल आती है इंडिविजुअल के लिए। लेकिन जब कंपनी में क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन पे जाएंगे तो गुडविल हटा देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी, फिक्स प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी। तो अब हमने एक एसेट सेल किया, वो भी क्वालिफाइंग होना चाहिए, दूसरा एसेट खरीदा, वो भी क्वालिफाइंग होना चाहिए, प्लस वो क्वालिफाइंग टाइम के अंदर खरीदा हुआ। और अनदर चीज कि वो दोनों बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे या पार्शली बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होंगे तो जो रोल ओवर रिलीफ होगा वो लिमिटेड हो जाएगा। और रोल ओवर रिलीफ एग्जैक्टली होता क्या है कि हमारा जो आज गेन टैक्सेबल होना है वो कुछ अरसे के लिए क्या कर दिया जाएगा, डेफर कर दिया जाएगा। तो बेनिफिट कैसे मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा इन द केस ऑफ डेफरल ऑफ द गेन। तो ये जो बेनिफिट है ये आप चॉइस होती है हमारी कि हम इसे डेफर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, क्योंकि माफ तो कर नहीं रहे, एग्जाम्पशन तो हो नहीं रही। तो अगर हम डेफर करने में हमें फायदा है तो हम डेफर करेंगे, और अगर डेफर करने में हमें फायदा नहीं है तो हम आज दे देते हैं। अगर हमारे पास एनुअल एग्जाम्पशन अवेलेबल है, लॉसेस अवेलेबल हैं, तो फिर डेफर करने की जरूरत नहीं है। ये रोल ओवर रिलीफ का एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया। अच्छा जी, बिल्डिंग परचेज करने पे जो कैपिटल अलाउंसेस मिलते हैं, तो बिल्डिंग परचेज करने के ऊपर हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमने परचेज की, उससे रिलेटेड हम कैपिटल अलाउंस से बात करेंगे। वैट की ग्रुप रजिस्ट्रेशन। अच्छा, वीएटी जो नॉर्मली होता है यूके के अंदर, वो हर कंपनी की अपनी सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन अगर एक कंपनी के पास 10 सब्सिडरीज मौजूद हैं सपोज, तो वो 10 की 10 सब्सिडरीज को एक साथ अगर वीएटी जमा करवाना हो तो फिर बनता है वीएटी ग्रुप। अब उस वीएटी ग्रुप की शर्त ये होती है कि एटलीस्ट 51% शेयर्स हमारे पास होने चाहिए, जिसको हम नॉर्मल सब्सिडरी कहते हैं। तो वो अगर होगी तो वीएटी ग्रुप बन जाएगा। और वीएटी ग्रुप बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, क्यों बनाते हैं वीएटी ग्रुप? क्योंकि जो इंट्रा ग्रुप सेल्स होती हैं आपस में, उसको वैट पर्पस के लिए इग्नोर कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि बाद दफा ऐसा होता है एक ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर कंपनीज आपस में बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन कर रही होती है। अब सपोज 50 60 70 80 100 ट्रांजेक्शन अगर हो रही है तो उसमें आपस में वीएटी, एक का आउटपुट होगा दूसरे का इनपुट होगा, वो बहुत मैसअप हो जाएगा। प्लस हर कंपनी अपना वैट अलग जमा करवाएगी, वो भी बड़ा मैसअप हो जाएगा। व्हाई नॉट गो फॉर ग्रुप रजिस्ट्रेशन? तो ये हो सकता है कि यहाँ पर ग्रुप रजिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे जा रहे हो। तो हम सवाल पे चलते हैं। यू शुड एज्यूम दैट आज की डेट है 1 जून 2024। लीजा रिक्वायर्स डिटेल एडवाइस ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रोल ओवर रिलीफ, कैपिटल अलाउंसेस ऑन द परचेज ऑफ अ बिल्डिंग एंड ग्रुप रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पज ऑफ वीएटी। तीन इश्यूज हैं। लीजाज बिजनेस इंटरेस्ट। लीजाज बिजनेस इंटरेस्ट। अच्छा, लीजा जो है ना वो एक इंडिविजुअल है और उसके पास जो है कुछ बिजनेस इंटरेस्ट हैं। और लीजा इज नॉट अ सोल ट्रेडर। लीजा सोल ट्रेडर भी नहीं है, लीजा इज एन इंडिविजुअल। लीजा के पास 100% शेयर्स हैं बार लिमिटेड में और 80% शेयर्स हैं हुप लिमिटेड में। यानी कि लीजा की ये दो कंपनीज जो है वो सब्सिडरी कंपनीज हो गई।
इसमें लीजा का कंट्रोल है। उसके बाद अच्छा ये बन गई कंपनी, ये बन गई कंपनी, दोनों कंपनीज बन रही हैं। अच्छा लीजा क्योंकि सोल ट्रेडर नहीं है तो वैट ग्रुप में आ भी नहीं सकती, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सोल ट्रेडर नहीं है तो वैट ग्रुप का ये पार्ट लीजा नहीं बन सकती। अच्छा उसके अलावा जो कंपनीज हैं वो बन सकती हैं अगर वो ग्रुप का पार्ट बनती हैं। अब बार लिमिटेड को देखें तो बार लिमिटेड के पास 90% शेयर्स हैं इसके, ये वैट ग्रुप का पार्ट बन सकती है बार लिमिटेड के साथ। रिंग लिमिटेड के 65% शेयर्स हैं, ये भी मोर देन 50 है, ये भी बन सकती है। फिर रिंग लिमिटेड ने वैल्यू लिमिटेड के अंदर 100% शेयर्स लिए हुए हैं। अगर ये कंपनी सारी यूके डोमिसाइल्ड हैं, यूके की कंपनीज हैं, तो ये तीनों कंपनीज इसका पार्ट बन सकती। बार, फॉर्मल, रिंग लिमिटेड एंड वॉल्ट लिमिटेड, क्योंकि इसका 100 में 65% शेयर है तो इनडायरेक्टली 65% शेयर हुए। अच्छा हुप लिमिटेड के पास रिबन लिमिटेड मौजूद है और उसके पास इसके 100% शेयर हैं, तो ये भी मोर देन 50% शेयर यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक ग्रुप स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर तो आ रहा है हमें। ऑल 6 कंपनीज आर यूके रेजिडेंट कंपनीज, कोई मसला नहीं है, सारे यूके रेजिडेंट है। सबके 31 मार्च अकाउंटिंग रेफरेंस डेट है, अकाउंटिंग ईयर एंड है। All of the minority holdings are owned by individuals, none of whom is connected with Lisa or with each other. यानी कि जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं वो सब इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ए बिल्डिंग 1 सोल्ड बाय बार लिमिटेड। अब बार लिमिटेड इसके अंदर एक कंपनी है। बार लिमिटेड ने एक बिल्डिंग सेल की है 31 मई 2024 को 8,60,000। पहली रिक्वायरमेंट में हमें उस बिल्डिंग 1 का गेन निकालना है। तो गेन निकालने का प्रोफॉर्मा क्या होता है, सेल प्रोसीड लेते हैं, उस सेल प्रोसीड में से उस एसेट को खरीदने की कॉस्ट माइनस करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है गेन। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो गेन आ जाएगा, अगर सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस आ जाएगा। ये चार्जेबल गेन कैलकुलेट करने का तरीका। तो इसने बेचा है 8,60,000 का, सेल प्रोसीड आ गई 8,60,000। इसने ये बिल्डिंग खरीदी थी 1 जून 2018 को 3,15,000 की, और उसके ऊपर लीगल फी पे की थी 9,000 की। लीगल फी भी कैपिटलाइज हो जाती है। तो इसकी जो कॉस्ट इसे पड़ी थी वो कॉस्ट पड़ी थी 3,15,000 प्लस 9,000, यानी कि 3,24,000 की इसे 24,000 की इसे ये कॉस्ट पड़ी। 5 जून 2018 को इसने इस बिल्डिंग के ऊपर कुछ काम करवाया 38,000 का, इन ऑर्डर टू मेक द बिल्डिंग फिट फॉर यूज। क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्योंकि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो डिडक्टेबल होगा, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर नहीं बनेगा। तो हमें चेक क्या करना है, इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो अगर बिल्डिंग फिट फॉर यूज नहीं थी और उसको फिट फॉर यूज बनाने के लिए काम किया, तो ये जो बिल्डिंग के ऊपर एडिशनल वर्क कैरिड आउट किया गया है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए डिडक्टेबल बनेगा। तो ये 38,000 भी हम माइनस कर दें, ये भी इसमें से माइनस हो जाएंगे। उसके बाद इसने 14,000 रीपेंटिंग ऑफ द बिल्डिंग पे लगाए। रीपेंटिंग ऑफ द बिल्डिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल नहीं होता, इसलिए माइनस नहीं करेंगे। बार लिमिटेड ने ये बिल्डिंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल की थी अपार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021, यानी कि तकरीबन 18 महीने, 1 जनवरी 2020 से 30 जून 21, 18 मंथ्स इसका नॉन बिजनेस यूज है। अगर इस पर रोल ओवर रिलीफ क्लेम करना हुआ तो वो रोल ओवर रिलीफ इस 18 महीने के पीरियड में तो नहीं मिलेगा। It is intended that the chargeable gain on the sale will be rolled over to the extent that is it is possible। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई चार्जेबल गेन होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो रोल ओवर हो जाएगा जितना पॉसिबल हुआ। तो हमें क्लियरली ऊपर नजर आ रहा है कि वो नॉन बिजनेस यूज की वजह से 100% तो नहीं होगा।
अच्छा, अब इसका हमें सिनेरियो दिया हुआ था कि भाई गेन कैलकुलेट कर ले, तो बड़ा सिंपल सी 3 मार्क्स है, सिंपल से 3 मार्क्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो गए, गेन हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा गेन हमारे पास, ये गेन हमारे पास बन जाएगा 4,98,000 का चार्जेबल गेन। इस गेन को कैलकुलेट करते वक्त हमने क्या किया है, रोल ओवर रिलीफ को इग्नोर कर दिया, तो फ्लैट कैलकुलेशन के 3 मार्क्स, सिंपल। अब अगला सवाल है, इन रिलेशन टू क्लेमिंग रोल ओवर रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग 1, एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है, which of the companies in the bar limited and hoop limited groups are and are not able to purchase qualifying replacement asset and state the period within which such asset must be acquired, 4 marks। यानी कि अगर रोल ओवर रिलीफ का क्लेम लेना है तो यहाँ पर ग्रुप के अंदर रोल ओवर रिलीफ लेने के लिए कौन सी कंपनी एलिजिबल होगी, तो ग्रुप का गेन ग्रुप बनता है एक 75% गेन ग्रुप, उसके अंदर एक कंपनी दूसरी कंपनी को अगर एसेट ट्रांसफर करेगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, और एक कंपनी एसेट बेचेगी, दूसरी कंपनी एसेट खरीदेगी, तो उसके ऊपर भी रोल ओवर रिलीफ ग्रुप के दरमियान क्लेम किया जा सकता है। अब इसके अंदर 75% शेयर्स होने चाहिए डायरेक्ट, अगर एक कंपनी में आपके डायरेक्ट शेयर्स हैं तो वो 75% होने चाहिए, और इनडायरेक्ट जो है वो एटलीस्ट 51 होने चाहिए, तो इनडायरेक्ट भी बन जाएगी। अब यहां पर हम देखते हैं कि बार लिमिटेड के पास पॉमिल का 90% शेयर्स थे, तो बार लिमिटेड के पास एक तो ये पॉमिल आ गई जिसके साथ इसकी कनेक्टिविटी बनेगी, दूसरी जो कंपनी है रिंग लिमिटेड, रिंग लिमिटेड में 65% शेयर्स हैं, तो ये गेन ग्रुप के लिए तो रिंग लिमिटेड रेलेवेंट नहीं है, और जब रिंग लिमिटेड रेलेवेंट नहीं है तो रिंग लिमिटेड से आगे वॉल्ट लिमिटेड नहीं बनेगी, जब रिंग लिमिटेड ही नहीं है तो वो नहीं बनेगी, तो इसके पास पोमेल लिमिटेड ही मौजूद है। अच्छा, हुप लिमिटेड जो है वो एक सेपरेट ग्रुप बनेगा 100% का, तो हमें जो सवाल की रिक्वायरमेंट है उसमें ये बताना है which of the companies in the bar limited and hoop limited are and are not able to purchase qualifying replacement asset। तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन में ये आंसर जब स्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें डिस्क्राइब करेंगे कि चार्जेबल गेन ग्रुप जो होता है वो कैसे बनता है। अ चार्जेबल गेन ग्रुप कंप्राइजेस ऑफ, उसका जो थ्योरेटिकल वर्जन है, ऑफ पेरेंट कंपनी, प्रिंसिपल कंपनी, पेरेंट कंपनी and its 75% subsidiary, and in case of indirect subsidiary at least 51% shares are needed, are required। ये इसका बेसिक आ गया आइडिया। इन केस ऑफ बार लिमिटेड it owned 90% shares of Omel, so it's part of that group। so इन दोनों के दरमियान तो रिलेशनशिप बनता है, as Ring is not a 75% company, so not part of group, so as Vault। ये हो गया।
Hoop is a separate group with, उसके पास कौन सी कंपनी थी? हुप के पास थी रिबन लिमिटेड, इज अ सेपरेट ग्रुप विथ रिबन लिमिटेड। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, इसका फायदा ये हुआ, ये होगा इसका फायदा कि आपस में बार लिमिटेड कोई चीज बेचेगा, पोमेन लिमिटेड उसको खरीद ले, तो वो दोनों आपस में रोल ओवर रिलीफ की सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से हुप लिमिटेड जो है वो रिबन लिमिटेड के साथ कर सकता है। अब टाइम फ्रेम पूछा गया था कि कब खरीदना चाहिए, तो टाइम फ्रेम जो होता है ना, वो टाइम फ्रेम होता है 48 मंथ्स, 4 साल, 4 इयर्स के अंदर अंदर ये खरीद लेना होता है। और वो 4 इयर्स कहाँ से काउंट होते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो काउंट होते हैं डिस्पोजल देखकर। डिस्पोजल कब हुआ था? डिस्पोजल हुआ था 31 में 2024 में। 31 में 2024 में डिस्पोजल हुआ। अब इसका एक 48 मंथ्स का एक क्राइटेरिया बड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर 36 मंथ आफ्टर होते हैं और 12 मंथ बिफोर होते हैं। तो 31 में 2024 से 12 महीने हम पीछे जाते हैं, तो ये बनेंगे 1 जून 23 से स्टार्ट होगा ये पीरियड। और 31 में 24 से आगे 3 साल जाते हैं, तो ये होगा 31 मई 27। ये हमारे 48 मंथ्स बनते हैं। इन 48 मंथ्स के अंदर अगर डिस्पोजल से पहले या बाद में कोई क्वालिफाइंग एसेट खरीदा गया, तो उसके ऊपर रोल ओवर रिलीफ मिल जाएगा। वैसे नॉर्मली रोल ओवर रिलीफ जो टेस्ट किया जाता है वो एक ही कंपनी का किया जाता है या एक ही इंडिविजुअल का किया जाता है। सिंगल इंडिविजुअल में हो सकता है कि वो अपना एक एसेट बेचे और नया एसेट खरीदे। सिंगल कंपनी में भी हो सकता है कंपनी अपना एसेट बेचे, और ग्रुप में भी हो सकता है, लेकिन वो 75% गेन ग्रुप का क्राइटेरिया मीट कर रहा हो। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट शुड नीड टू नो कि 75% गेन ग्रुप कैसे बनता है, उसकी शर्त क्या है उसकी, वो ये एरिया यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, explain with the support of calculation the additional amount that would need to be spent on qualifying asset in order for the maximum amount of the gain to be relieved by rollover relief. You should ignore VAT when answering part A of this question. इसमें हमें VAT consider नहीं करना। अब ये खरीद क्या रहा है? गेन तो इसे हो गया 4,98,000 का। अब ये इसके अगेंस्ट खरीद क्या रहा है, उसी पे हमें रोल ओवर का पता लगेगा ना। तो सेल प्रोसीड आई है 860,000। क्या इसने सेल प्रोसीड जितनी इन्वेस्टमेंट की? रिप्लेसमेंट बिल्डिंग परचेज बाय बार लिमिटेड। बार लिमिटेड परचेज बिल्डिंग 2 न्यूली कंस्ट्रक्टेड एंड अनयूज्ड फॉर 7,20,000 ऑन 1 July 2023। कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट 7,20,000। अब ये तो पूरी इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही, वैसे ही पार्शियल रोल ओवर मिलेगा, प्लस जो रोल ओवर रिलीफ मिलेगा भी वो भी हमारा प्रॉब्लम में है कि हम उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने 18 महीने तो बिजनेस का यूज ही नहीं किया। जब 18 महीने हमने बिजनेस का यूज ही नहीं किया, तो रोल ओवर रिलीफ जो है ना 18 महीने में तो वैसे भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अब हमने कितना नॉन बिजनेस यूज किया वो हमें पता होना चाहिए। तो हमने देखा कि हमने जो एसेट बेचा है, ये बेचा है 31 मई 2024 को, और खरीदा था 1 जून 2018 को। इसकी डेट मैच करते हैं। 1 जून 2018 को खरीदा था और डिस्पोजल इसका हुआ था
31 में 2024 को, 31 में 2024 को इसका डिस्पोजल हुआ। ये पीरियड काउंट करते हैं, कितना बनता है? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल। 6 साल को मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं, 72 मंथ्स। 72 मंथ्स का ड्यूरेशन बनता है। लेकिन इसके अंदर 18 महीने नॉन बिजनेस है, तो 54 मंथ्स जो हुए वो बिजनेस हुए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो भी सेल प्रोसीड आ रही है 8,60,000 की, उसका इतना रोल ओवर रिलीफ मिलेगा, जितना भी हम खर्च करेंगे रोल ओवर रिलीफ रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए थी? अगर हमें पूरा रोल ओवर रिलीफ लेना था तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी 6,45,000। अच्छा, हमने इन्वेस्टमेंट की है ऊपर 7,20,000 की। तो 7,20,000 की जो इन्वेस्टमेंट है उसका 1/3, 1/3 तो मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब है 2/3 क्वालिफाई होगा। 18-15 वाला जो रिलेशनशिप है, इसका मतलब हमारी जो कॉस्ट बन रही है वो बन रही है 4,80,000। तो ये चाहिए और ये हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एडिशनल कितना हुआ? अगर हमें फुल रोल ओवर रिलीफ चाहिए तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमें इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 1,65,000 की अगर हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं इन अबव 720 प्लस 165,000, तो फुल रोल ओवर रिलीफ मिलेगा, वरना पार्शियल रोल ओवर रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे ये डिटरमाइन करना था कि रोल ओवर रिलीफ लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए। दो चीजों से रोल ओवर रिलीफ लिमिट हो जाता है, एक तो आपने पूरी सेल प्रोसीड को री इन्वेस्ट नहीं किया, या उसका नॉन बिजनेस यूज हो रहा था, दोनों में से कोई एक चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है। सेकेंड रिक्वायरमेंट, कैपिटल अलाउंसेस को एक्सप्लेन करो बिल्डिंग 2 के बारे में, 4 मार्क्स के लिए। अब बिल्डिंग 2 में यहाँ पर मसला आ रहा है, हमने एक बिल्डिंग खरीदी है। जब भी हम कोई एसेट खरीदेंगे तो ऑब्वियसली उस पर हमें कैपिटल अलाउंस मिलेगा, चाहे इंडिविजुअल हो या कंपनी हो। लेकिन बिल्डिंग परचेज करने पे कैपिटल अलाउंस नहीं मिलता। बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के ऊपर जो कैपिटल अलाउंस की बनती है वो बनती है SBA, स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस। नॉर्मल कैपिटल अलाउंस नहीं मिलेगा, और ये भी लैंड पे नहीं मिलेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग पे मिलेगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमने जो बिल्डिंग परचेज की है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, 7,20,000 की, उसके अंदर हमारा 2 लाख की तो लैंड है जिसके ऊपर कोई कैपिटल अलाउंस, कोई बिल्डिंग अलाउंस, नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा। और 150 इसके अंदर इलेक्ट्रिकल, वाटर एंड हीटिंग सिस्टम है जो कि प्लांट की डेफिनेशन में आता है, और प्लांट के ऊपर कैपिटल अलाउंस मिलेगा, तो इसको अलग करना पड़ेगा बिल्डिंग से। Bar Limited brought the building into use immediately and uses 2/3 of the building for trading purpose. The remaining 1/3 is rented out. तो 2/3 जो है ना वो ट्रेडिंग बिजनेस है, और रिमेनिंग 1/3 रेंटेड आउट है। तो जो कैपिटल अलाउंसेस होते हैं वो बिजनेस यूज के लिए मिलते हैं, नॉन बिजनेस यूज के लिए नहीं मिलते। अब यहां पर सबसे पहले तो हमें अलग करना है इलेक्ट्रिकल, वाटर एंड हीटिंग सिस्टम को, क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में आ रहा है और इसके ऊपर स्पेशल रेट पूल में ये जाता है। और इसके ऊपर जो ना स्पेशल अलाउंस मिलता है, और जो बाकी बिल्डिंग बनेगी, बचेगी, उसके ऊपर SBA मिलेगा जिसका रेट होता है 3% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड। जहां से ये बिल्डिंग इस्तेमाल होना शुरू हो रही है वहां से मिलेगा। सो जब हम इसका आंसर स्ट्रक्चर करेंगे तो
बिल्डिंग का जो इंटीग्रल फीचर है 1,50,000 इज सब्जेक्ट टू, अच्छा ये स्पेशल पूल आइटम है, ये स्पेशल पूल आइटम है, और इस स्पेशल पूल आइटम के ऊपर अगर WDA क्लेम करना है, रिटन नॉन अलाउंस, हो 6% पर एनम होता है, और अगर AIA हम इसके ऊपर क्लेम करते हैं तो हम 100% AIA क्लेम इसके ऊपर कर सकते हैं। इसी तरह हमारी जो SBA होगा वो रिमेनिंग के ऊपर लगेगा। 7,20,000 की बिल्डिंग थी, उसमें से 2 लाख की लैंड माइनस कर दें और 7 ये हटा दें जिस पर हमने क्लेम कर लिया, तो बाकी जो बचेगा 3,70,000, उसके ऊपर SBA मिलेगा 3% पर एनम स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 20x3, जितने महीने भी इस टैक्स ईयर में फॉल होंगे। ये सिंपल सा इसका कैपिटल अलाउंसेस का आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है, एक्सप्लेन विच ऑफ द कंपनीज इन द बार लिमिटेड एंड द हूप लिमिटेड वुड बी एबल टू रजिस्टर्ड एज अ सिंगल ग्रुप फॉर द पर्पज ऑफ वैट। अच्छा, पहली चीज तो आइडेंटिफाई करें, एक्सप्लेन करें कि कौन कौन वैट ग्रुप में आएगा। दूसरी चीज, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ रजिस्टरिंग देम एज अ सिंगल वैट ग्रुप एंड द वेदर ऑल वुड बेनिफिट, क्या तमाम कंपनीज को फायदा होगा या नहीं होगा। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जब हम एक VAT ग्रुप बनाएंगे तो इट इज नॉट कंपलसरी कि जो जो एलिजिबल हो उसको ले लें, तो ये प्लानिंग के लिए बड़ा अच्छा है। ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है टैक्स अथॉरिटी की तरफ से कि आपकी मर्जी है, आप किसी कंपनी को इसमें इन करना चाहते हैं तो कर लें और नहीं इन करना चाहते हैं तो छोड़ दें, आपकी मर्जी। अब हमने उस हिसाब से देखना है। साथ ये इंफॉर्मेशन भी काम की है कि आपस में इनकी ट्रांजेक्शन कैसे हो रही है। द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन बार लिमिटेड ग्रुप एंड द होप लिमिटेड ग्रुप इज इंक्रीजिंग, so this is an important point. Intra group transactions are increasing, तो दैट शोज के VAT ग्रुप बनाने में फायदा है। दूसरी चीज, वॉल्ट लिमिटेड जिसका उसके साथ कनेक्शन है वो जीरो रेटेड सप्लाईज बेचता है। ऑल ऑफ द अदर कंपनीज मेक स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज। जो जीरो रेटेड बेच रहा होता है उसको तो टैक्स देना ही नहीं होता है, तो वो ग्रुप का पार्ट क्यों बने, तो उसको एक्सक्लूड करने में फायदा है। ऐसी कंपनी को ग्रुप का पार्ट नहीं बनाना चाहिए, वरना वो ग्रुप में आ जाएगी तो उसका जो बेनिफिट मिल रहा होगा वो भी डिले हो जाएगा ग्रुप की वजह से। अब कौन सी कंपनी ग्रुप में आ रही है, 51% शेयर्स चाहिए होते हैं, तो बार लिमिटेड के पास देखा जाए, बार लिमिटेड के पास कॉमन लिमिटेड है, ये भी 51 में आ रही है, रिंग लिमिटेड है, ये भी 51 में आ रही है, और उसकी जो वॉल्ट है इनडायरेक्ट वो भी 51 में आ रही है। तो इसका मतलब है वॉल्ट बार की सारी कंपनीज और हुप की भी जो कंपनीज हैं, तमाम कंपनीज ऑल वैट ग्रुप क्रिएट कर सकती हैं, तमाम कंपनीज आ सकती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज ये होगा कि पहला एडवांटेज, नो VAT ऑन इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन। इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई VAT नहीं लगेगा, एडवांटेज नंबर 1। दूसरा एडवांटेज, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज, रिडक्शन इन एडमिन बर्डन। कैश फ्लो इंप्रूव हो जाएंगे ग्रुप के, कैश फ्लो इंप्रूवमेंट। तीसरा सवाल ये था, क्या ग्रुप की सारी कंपनीज बेनिफिट उठाएंगी, तो ऐसा नहीं है। जो वॉल्ट लिमिटेड है वो जीरो रेटेड सप्लाईज कर रही है, उसको तो इनफ्लो मिलने वाला है, तो उसको हम उसमें नहीं रखेंगे, उसको हम सेपरेट रखेंगे। तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ग्रुप बनाने वालों को, क्या आप उसे अलग रखना चाहते हैं या आप उसे अलग रखना नहीं चाहते।
आपको लगता है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है तो आप उसको अलग रखें, आपको लगता है ये बेनिफिशियल नहीं है तो उसको सेट असाइड कर दें और उसको फिर अपने साथ ना मिलाएं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के अंदर हमने कैपिटल गेन की बेसिक कैलकुलेशन की। इसके अलावा हमने इसके अंदर जो दूसरी कैलकुलेशन की है, उसके अलावा जो कैलकुलेशन हुई है वो रोल ओवर रिलीफ की अच्छी कैलकुलेशन है इसके अंदर, और साथ इसमें हमने कैपिटल अलाउंसेस की बेसिक कैलकुलेशन कवर की, स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस, और उसके बाद लास्ट वन में वीएटी ग्रुप की डिस्कशन हमने कंप्लीट। लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन, और उसमें कंपनी से कुछ पार्ट क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। इसमें वैट का एक थोड़ा सा बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा मसला है, वो अभी हम इसका डिस्कस नहीं करेंगे, और बाकी जो एरियाज हैं कंपनीज के वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली ओवरसीज एस्पेक्ट्स, ओवरसीज एस्पेक्ट्स कंपनी के। अगर हम ओवरसीज की बात करते हैं तो ओवरसीज में देखा जाता है कि जो आपका स्ट्रक्चर है ओवरसीज का वो कैसे बिल्ड हुआ हुआ है। पहली बात तो ये होती है कि कैसे पता लगता है कि कंपनी रेजिडेंट इन यूके है या रेजिडेंट इन यूके नहीं है। उसकी तो दो चीजों से पता लगता है। अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट यूके में हुई हुई है तो फिर तो वो हमेशा यूके रेजिडेंट बनेगी, लेकिन अगर वो नॉन इनकॉर्पोरेटेड है, यूके में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तो वो यूके रेजिडेंट बन सकती है अगर उसकी सेंट्रल मैनेजमेंट, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी, वो यूके के अंदर हो, तो वो भी यूके रेजिडेंट कंपनी बनेगी। सेंट्रल मैनेजमेंट का मतलब होता है उसके जो मेजर डायरेक्टर्स हैं वो कहाँ पर डिसीजन लेते हैं, उनकी मीटिंग्स कहाँ पर होती है। तो अगर वो डायरेक्टर्स वगैरह की मीटिंग यूके के अंदर हो रही है तो फिर वो कहलाएगी सेंट्रल मैनेजमेंट इन यूके, और यूके रजिस्टर्ड रेजिडेंट बन जाएगी। यूके रेजिडेंट कंपनीज जो होंगी उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जो भी यूके रेजिडेंट कंपनी होगी वो अपनी पूरी दुनिया की इनकम के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स के लिए लायबल कहां पर होगी? यूके में, चाहे उसको बाहर किसी मुल्क में भी टैक्स देना पड़ रहा हो। हाँ, ये पॉसिबिलिटी होगी कि अगर उसने बाहर भी टैक्स दिया हुआ होगा तो डबल टैक्स आ रहा होगा, तो डबल टैक्स के फिर रिलीफ की सूरतें बनती है कि दो मुल्कों के दरमियान अगर कोई टैक्स एग्रीमेंट बना हुआ है तो उसके हिसाब से चलेंगे, और अगर वो नहीं बना हुआ तो हम यूनिलैटरल रिलीफ की तरफ जाते हैं। एग्जाम में अक्सर हम यूनिलैटरल रिलीफ ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि सवाल में लिखा हुआ होता है कि दोनों कंपनीज के दरमियान कोई ट्रीटी मौजूद नहीं है, तो एज ए रिजल्ट हम यूनिलैटरल रिलीफ की तरफ जाते हैं और ये देखते हैं कि हमने यूके में ओवरसीज इनकम के ऊपर कितना टैक्स देना है, यूके टैक्स ऑन ओवरसीज इनकम जो यूके वाले हमसे चार्ज करेंगे, और उसको कंपेयर करना है टैक्स ओवरसीज कि हमने वहां पर कितना टैक्स दिया, और इन दोनों का जो लोअर ऑफ होगा वो हमें टैक्स क्रेडिट यानी कि रिलीफ मिल जाएगा कि इतना टैक्स हमें यूके में नहीं देना। तो अगर हम ऑलरेडी वहां पर टैक्स इतना दे चुके हैं कि यूके टैक्स से वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है हमें यूके में टैक्स देने की उस ओवरसीज पर जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हमने कम दिया है तो डिफरेंस देकर हम अपनी ओवरसीज की बर्डन को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। यू शुड एज्यूम दैट टुडेज डेट इज 1 December 2024. द मैनेजमेंट रिक्वायर्स एडवाइस ऑन वैट एनुअल एडजस्टमेंट ऑफ अ पार्शियल एग्जेम्प्ट कंपनी। इसको फिलहाल हम बाईपास कर रहे हैं। द टैक्स पोजीशन ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड ट्रेडिंग ओवरसीज, ये है सवाल। एंड द पेनल्टीज फॉर लेट सबमिशन ऑफ वैट रिटर्न एंड लेट पेमेंट ऑफ वैट, ये फाइनेंस एक्ट 23 में चेंज हुआ है रूल। पिछले
टैक्स एक्ट में इसका रूल बिल्कुल चेंज था, ये नई चीज इनकॉर्पोरेट हुई है कि वैट पेनल्टीज और लेट पेमेंट को कैसे एड्रेस करना। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। कंपनी है हमारे पास क्रोस्को, ये इनकॉर्पोरेट हुई है एंड ट्रेड करती है थ्रू अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन द कंट्री ऑफ मेरसानो। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट आपकी अगर है तो वो आपकी ओवरसीज ऑपरेशन जो है वो यूके ऑपरेशन में ही काउंट किए जाते हैं। इसका मतलब ये मेरसानो यूके ऑपरेशन में ही काउंट होगी। हैज नो टैक्सेबल इनकम और चार्जेबल गेन अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग प्रॉफिट। सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट है इसके पास। इसका ट्रेडिंग प्रॉफिट सितंबर 24 में इतना है, जो कि सारा का सारा मरसानो में जनरेट हुआ है। इज नॉट अ कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी। एक कॉन्सेप्ट होता है सीएफसी का, वो यहाँ पर वो कह रहा है ये सीएफसी नहीं है। हैज नॉट मेड एन इलेक्शन टू एग्जेम्प्ट इट्स ओवरसीज प्रॉफिट फ्रॉम। अच्छा, हम ओवरसीज का जो प्रॉफिट होता है उस पे यूके में जो टैक्स लगता है, अगर उसे खत्म करवाना चाहें तो हम एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हैं। वो कह रहा है हम एग्जाम्शन क्लेम नहीं कर रहे, लगाओ टैक्स ओवरसीज वालों, बाद में देखेंगे क्या होता है। अच्छा, अब उस कंट्री में जहां पर ये काम कर रही है कंपनी, वहां का टैक्स सिस्टम कैसा है? इट कैन बी एज्यूम दैट द टैक्स सिस्टम इन द कंट्री ऑफ मेरसानो इज द सेम एज दैट इन यूके। सिर्फ एक फर्क है, कॉर्पोरेशन टैक्स इतना है 17%। यूके में कॉर्पोरेशन टैक्स स्मॉल के लिए 19% है और बड़ी कंपनीज के लिए 25% है, और एक रूल के हिसाब से और डिफरेंट चलता है। अभी नए फाइनेंस एक्ट के अंदर जो कॉर्पोरेशन टैक्स रिवाइज हुआ है उसमें अगर एक कंपनी का प्रॉफिट 50,000 और लेस हुआ तो 19% टैक्स देगी कंपनी। मोर देन 2,50,000 हुआ तो 25% टैक्स देगी। और अगर 50 और 250 के इन बिटवीन हुआ तो उसको मार्जिनल रिलीफ का क्लेम मिलेगा, और उसका टैक्स रेट समटाइम्स 25 से ज्यादा भी हो जाता है और समटाइम्स 25 से कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। इसका मतलब ये हुआ मिर्सानों में जो टैक्स दिया जा रहा है वो कम दिया जा रहा है, यहाँ ज्यादा है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसको टैक्स रिलीफ मिर्सानों में मिल ही जाएगा। यहाँ पर ये चीज नॉर्मली मेंशन की जाती है कि ट्रीटी नहीं है। अच्छा, ट्रीटी होती तो क्या होता? हाँ, कह रहे हैं नो डबल टैक्स ट्रीटी होती तो क्या होता? होता तो फिर ट्रीटी देखनी पड़ती, ट्रीटी में क्या रिलीफ था। जब ट्रीटी नहीं है तो रिलीफ खत्म, ट्रीटी वाला रिलीफ खत्म। तो लेकिन हम यूनिलेटरल रिलीफ की तरफ चले जाएंगे। आगे दिया हुआ इसने कि कंपनी है नेडल लिमिटेड, वो वैट रिटर्न फाइल करती है। वो अपना वैट रिटर्न जो है वो लेट फाइल करती है, और उसने अब तक 3 मरतबा रिटर्न लेट फाइल किया है लास्ट ईयर में। जितनी मरतबा वेट रिटर्न फाइल करते हैं तो हर लेट के ऊपर एक पॉइंट जनरेट हो जाता है, पॉइंट सिस्टम चलता है। तो इसने 3 लेट किए तो इसके ऊपर 3 पॉइंट आ गए। चौथा पॉइंट स्टेब्लिश हुआ ना तो 200 पाउंड की पेनल्टी पड़ जाएगी। इसका मतलब है ये बाउंड्री पे खड़ा हुआ है। जैसे ही फोर्थ पॉइंट जनरेट हुआ, एक और लेट रिटर्न आना है और इसके साथ क्या होना है, इसको 200 पाउंड की पेनल्टी पे करनी है। नेडा लिमिटेड इज जस्ट सबमिटेड इट्स वैट रिटर्न एंड वैट पेमेंट फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर 20 डेज लेट। रिटर्न भी लेट फाइल किया तो पड़ी हमारे पास फोर्थ पॉइंट, 4 पॉइंट हो गए। इसका मतलब है 200 पाउंड की फिक्स्ड पेनल्टी स्टेब्लिश हो गई। लेट फाइलिंग पेनल्टी कहलाती है। बड़ा सिंपल सा रूल है कि एक कंपनी अगर अपना रिटर्न टाइम पे जमा नहीं करती तो वो काउंट करती जाएगी, जहां उसके पास चौथा पॉइंट आया वो 200 देगी। हाँ, अगर उसके पास 2 पॉइंट है या 3 पॉइंट है और वो चाहते हैं कि ये पॉइंट खत्म हो जाए तो उसके लिए जरूरी होता है कि वो फिर 1 साल तक चारों क्वार्टर टाइम में जमा करा दे तो वो उसके पॉइंट खत्म हो सकते हैं, वैसे खत्म नहीं होते। 2 साल अगर गुजर जाए तो नॉर्मली खत्म हो जाता है। अच्छा, वैट की जो अमाउंट बन रही है वो बन रही है इतनी, तो पेनल्टी जो है अगर
लेट पेमेंट होती है तो उसके दो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। रिटर्न फाइल करने का तो एक ही कॉन्सिक्वेंस है कि जब तक चौथा रिटर्न फाइल लेट नहीं होगा 4 पेनल्टी पॉइंट नहीं बनेंगे। जब तक हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, यहां पर अब लेट पेमेंट के दो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। एक होती है लेट पेमेंट पेनल्टी और एक होता है लेट पेमेंट इंटरेस्ट। लेट पेमेंट पेनल्टी जो होती है ना, वो डिपेंड करती है कि कितने दिन लेट हुआ। अप टू 15 days लेट, नो पेनल्टी, माफ है, कोई पेनल्टी चार्ज नहीं करते। लेकिन अगर 16 से 30 दिन के दरमियान लेट हुआ तो 2% पेनल्टी चार्ज करते हैं आउटस्टैंडिंग का। या हमारी एग्जाम्पल में कितने दिन लेट है, 20 दिन लेट है। तो सिंपल हो गया, 20,000 आउटस्टैंडिंग था और 2% इसके ऊपर हमने चार्ज कर दिया। तो 2% जो इसका बनेगा, आई गेस 400 बनेगा, 400 का अमाउंट बनेगा। 400 की ये पेनल्टी आ गई, ये लेट पेमेंट पेनल्टी हो गई। अच्छा, अब लेट पेमेंट इंटरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। लेट पेमेंट इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट रेट 6.5% है HMRC का पर एनम। आउटस्टैंडिंग अमाउंट में दिन काउंट करेंगे। 20 दिन लेट हुआ, आउटस्टैंडिंग वैट 20,000, 6.5% पर एनम, 20 डिवाइडेड बाय 365, 20 दिन का चार्ज कर दें तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 6.5%, 20 days के हिसाब से। अब देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट, दोनों की रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या थी। पहली रिक्वायरमेंट जो हमें सॉल्व करनी है, B1, एक्सप्लेन हाउ टू डिटरमाइन वेदर और नॉट क्रॉसको इज रेजिडेंट इन यूके। सिंपल सवाल है कि कंपनी रेजिडेंट इन यूके कैसे होती है, एक्सप्लेन करना है। कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि ये रेजिडेंट है या ये रेजिडेंट नहीं है। दूसरी चीज, explain with supported calculation the UK tax liability of Crossco for the year ended September on the assumption that it is resident in UK, and discuss the advantages and disadvantages of making an election to exempt its profit from UK tax। बड़ी रिक्वायरमेंट है। पहले टैक्स की कंप्यूटेशन करनी है, डबल टैक्स रिलीफ निकालने के बाद फिर एग्जाम्पशन के फायदे और नुकसान कि अगर हम उसको एग्जाम्प्ट करवा लें तो। अब इस कंपनी का प्रॉफिट कितना आ रहा था, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट आ रहा था 30 सितंबर 2024 का 5,20,000, जो कि 2,50,000 से ज्यादा है। इसका मतलब है दिस कंपनी इज सब्जेक्ट टू 25% टैक्स रेट, और वहां पर 17% टैक्स लग रहा था। इसका मतलब है जिस कंट्री में हम टैक्स देकर आए वहां कम रेट था, हमारा ज्यादा है, तो इसका मतलब है डबल टैक्स रिलीफ हम यहाँ पर ले लेंगे। अब हम वो कैलकुलेट करते हैं। यूके टैक्स ऑन ओवरसीज इनकम, यूके टैक्स कितना होगा, 5,20,000 की ओवरसीज इनकम है, रेट हमने 25% स्टेब्लिश किया, 1,30,000 का यूके वाले टैक्स लगा रहे हैं। वो कहेगा 1 मिनट, मुझे वहां जो मैंने टैक्स दिया था उसका डबल टैक्स रिलीफ तो दो। तो डबल टैक्स रिलीफ निकालने के लिए हमने ओवरसीज में कितना टैक्स लगा था वो देखना। ओवरसीज में टैक्स कितना लगा, 17%, वो बनता है 88,400। इन दोनों का लोअर ऑफ रिलीफ होता, लोअर ऑफ 88,400 है। तो इसका मतलब है यूके टैक्स पेबल बाकी जो बच जाएगा वो इसे देना पड़ेगा, विच इज 41,600। इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, 25, 17 वो वहां पे दे चुका है, 8% एडिशनल लगेगा, 5,20,000 का 8%, एंड दैट इज 41,600। DTR की ये बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब आ जाते हैं परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट करवाने की बात करते हैं।
एक ओवरसीज पब्लिश परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है जो कि यूके कंपनी ट्रीट की जाती है, उसको हम एग्जाम्प्ट अगर करवाएं कि उसको हम यूके कंपनी नहीं कंसिडर करवाना चाहते, तो उसका हमें फायदा क्या होगा? तो उसका फायदा नंबर 1, टैक्स सेविंग। यहां पर यूके टैक्स इज 25%, विच इज मोर देन 17%। तो फायदा है ना, फायदा ये कि हम अगर उसको एग्जाम्प्ट करवा लेते हैं तो सिर्फ 17% पे टैक्स देना पड़ेगा, अगर एग्जाम नहीं करवा रहे तो 25% पे टैक्स देना। अच्छा, दूसरी चीज जो फैक्टर कंसिडर करना है, उसने कहा था उसको प्रॉब्लम्स भी कंसिडर करने, फैक्टर भी कंसिडर करने। सवाल की रिक्वायरमेंट दोबारा देख लेते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर हम इलेक्शन कर लेंगे तो वो अप्लाई जो ना एक कंपनी पे नहीं होगा, फिर सब पे अप्लाई होगा, अप्लाइड ऑन ऑल कंपनीज जो बाहर हैं। हम फंस सकते हैं यहाँ पर। हो सकता है किसी कंपनी के पास लॉसेस हो और वो लॉसेस हमारे साथ ऑफसेट कर रहा हो, वो फायदा हम ले सकते थे। तो लॉस का रिलीफ हमें नहीं मिलेगा। नो लॉस रिलीफ कैन बी ऑफसेट। जब वो हमारी कंपनी कंट्री में आ ही नहीं रही तो लॉस रिलीफ कैसे लेंगे? तो ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास थी, explain the implication of Nadal Limited of late submission of return and VAT payment. You should also explain how Nadal Limited can reduce its penalty point to 0. जीरो पेनल्टी पॉइंट कैसे करते हैं उसके लिए भी उसने पूछा। कॉन्सिक्वेंसेज में बता चुका हूँ, लेट फाइलिंग के कॉन्सिक्वेंसेज बता दिए, लेट पेमेंट के कॉन्सिक्वेंसेज बता दिए, उसके इंटरेस्ट के कॉन्सिक्वेंसेज बता दिए, और पेनल्टी पॉइंट 0 पे लाने का तरीका क्या है। अब पेनल्टी पॉइंट है ना 4 पे पहुंच गए, ये थ्रेशोल्ड आ गया 4, और हमने 200 पाउंड की पेनल्टी पे कर दी। अब अगर अगला वैट रिटर्न भी लेट होगा ना तो पांचवे के ऊपर भी 200 पाउंड देने पड़ेंगे, छठे पे भी 200 पाउंड देने पड़ेंगे। अब ये पॉइंट तो खत्म नहीं हो रहे, तो उसको जीरो करने का तरीका ये है कि 4 नेक्स्ट क्वार्टर, पूरा साल सबमिट वैट रिटर्न ऑन टाइम। उसके बाद ये रीसेट होके 0 पे हो जाएगा। उसके बाद अगर पहला लेट रिटर्न हुआ तो पहला काउंट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर अकॉर्डिंगली वो चौथा काउंट होगा। इस तरीके से ये साइकिल जो है वो चलाई जाती है, और इस तरीके से यहाँ पर यूके के अंदर इस तरीके से काम किया जाता है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिए। सर अगर 4 पॉइंट्स हो जाएं तो हम पूरा एक साल करते हैं तो चारों के चारों खत्म हो जाएंगे या सिर्फ एक पॉइंट खत्म होगा? नहीं, 4 होने पर, जब 4 हो गए तो 4 को रीसेट करेंगे 0 के ऊपर। 4 जो है ना वो रीसेट होगा 0 के ऊपर, ये होगा, वो दोबारा मीन्स कि 0 पे आ जाएंगे। अगर आप 4 पॉइंट पे चले गए हैं तो पूरा एक साल 4 क्वार्टर अगर आप वहीं पे देते रहते तो चारों पॉइंट आपके खत्म होके 0 पे आ जाएगा। जी, और अगर आप 4 पे नहीं पहुंचे, सपोज आपके पास 3 पॉइंट है ना, तो अगर आपने क्राइटेरिया मीट नहीं किया 4 का और आपने 2 साल निकाल दिए, ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट है ना, ये फिर ऑटोमेटिकली 0 पे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो सर ये फिर लेकिन फायदा हो गया कि 4 पे जाके 0 करें तो ये चार डायरेक्ट 4 दें तो क्वार्टर की तो वो 0 हो जाता है, अगर 3 पे जाएं तो फिर 2 साल लगते हैं फिर। देखिए, होना भी गया, दूसरी मर्तबा गया तो वो फिर अलार्मिंग सिचुएशन पे आ जाता है। तीसरी मर्तबा भी हो गया किसी वजह से, अब वो अलार्मिंग सिचुएशन पर है। अब उससे बचना है चौथे पॉइंट से। तो चौथे पॉइंट से बचने के लिए अब वो क्या करेगा, अब उसे 2 साल इंतजार करना है। लेकिन अगर चौथा पॉइंट हो गया ना, फिर उसे 1 साल का मार्जिन मिल रहा है, पेनल्टी देने के बाद 1 साल का मार्जिन मिल रहा है।
ठीक हो तो ये गया तो सर। रिस्क रिस्क सिचुएशन है, चौथे पे जाए ना बंदा, ऐसा काम ही ना करे कि फंसे आगे जाके। एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल हमारा 6 अप्रैल से ईयर स्टार्ट होता है 5 अप्रैल तक। अगर हम फॉर एग्जांपल उस साल के अंदर अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम जून में जाके या जुलाई में जाके पहली मिस्टेक करते हैं, उससे आगे एक साल होगा या उसी उसी साल के अंदर का क्वार्टर आप कह रहे हैं? हमारा जो वैट पीरियड होता है ना, वैट पीरियड, वो टैक्स ईयर से डिफरेंट होता है। जो क्वार्टर होता है वो क्वार्टर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से होता है। सपोज अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाई 1 जनवरी 2023 को, पहली मरतबा ना वैट रजिस्ट्रेशन, तो उसका क्वार्टर कब पड़ेगा? जैन फेब मार्च। 31 मार्च 2023 को उसका पहला क्वार्टर पड़ेगा, फर्स्ट। सेकेंड क्वार्टर कब आएगा? 3 3 महीने के बाद, अप्रैल मई जून। 30 जून 2023। तो ये कोई फिक्स नहीं होता टैक्स ईयर की तरह। थर्ड, जुलाई अगस्त सितंबर, और इसी तरह फोर्थ क्वार्टर जो पड़ेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 दिसंबर 2023। ये इसके 4 क्वार्टर। अब कोई कंपनी अगर उसने 1 फेब को रजिस्ट्रेशन करवाई, तो उसका क्वार्टर ये नहीं होगा, फिर होगा फेब मार्च अप्रैल, उसका पहला क्वार्टर आएगा अप्रैल 2023, ये फर्स्ट क्वार्टर होगा। तो इसका टैक्स ईयर जो इनकम टैक्स है, टैक्स ईयर है, उससे कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरीके से जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, उनको एक एडवांटेज ये दिया जाता है कि भाई आप एनुअल स्कीम ज्वाइन कर लें। वो कहते हैं इसका फायदा क्या होगा? वो कहते हैं 1 रिटर्न सबमिट करना होगा एक साल में एक मरतबा, क्वार्टर की झंझट से जान छुट जाएगी आपकी। तो अगर वो एलिजिबल होते हैं, अगर वो क्राइटेरिया को मीट करते हैं, एलिजिबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर उन्हें अपना जो ईयर एंड होगा ना, उसके 60 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करना होगा, ये डेडलाइन होगी। वरना नॉर्मल कंपनीज को क्वार्टर के खत्म होने के 37 डेज के अंदर रिटर्न और पेमेंट दोनों टाइम पे करनी होती है, बोथ रिटर्न एंड बोथ पेमेंट। ठीक है जी। ठीक हो गया सर।